हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। और दोस्तों, अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जो एमटीएस और हवलदार की हाल ही में भर्तियां आई हुई हैं, इनके लिए हम सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और ये सभी प्रश्न जो होंगे दोस्तों, क्विज के टाइप के होंगे। तो अगर जो आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एसएसजीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपीपी और एमपी पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह जितनी भी वीडियो क्लास चलेगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। और यह डेली क्लास चलेगी आपका 11 बजे सुबह को। 11 बजे सुबह वाले बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में दोस्तों, इसका फ्री में पीडीएफ भी मिलेगा। और पीडीएफ लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। 73 94 95 39 और 49 पे, ठीक है। 73 94 95 39 49 ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। अगर जो इसका फ्री में पीडीएफ चाहिए तो वीडियो देख के और पीडीएफ को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। और चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, ठीक है। यहाँ आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं और विकल्पों का सही चयन करके आपको आंसर बताने हैं। तो देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है इसे कोरोमंडल का तट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। अब देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों के लिए, जो एसएससी लेवल के सभी एग्जाम हैं और किसी भी राज्य स्तरीय एग्जाम है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक अगर जो राज्य देखा जाए दोस्तों तो आपका गुजरात है। गुजरात है क्यों? क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी की जो है प्रचुरता अधिक होती है और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की जो प्रचुरता है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ विकल्प जो आपका बी होगा यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों, तीसरे नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। अब देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी है और आपके आगामी एग्जाम में पूछेगा भी। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है एवरेस्ट है और एवरेस्ट आपका कहाँ पड़ता है? नेपाल में। बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि जो एवरेस्ट है यह भारत में पड़ता है, तो दोस्तों ये भारत में नहीं पड़ता है, यह पड़ता है आपके नेपाल में। और नेपाल में इसे बोला जाता है सागर माथा। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अगर जो कोई कहे, मान लीजिए आप क्वेश्चन किया कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है और सामने वाला आपको सागर माथा बता रहा है तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि सागर माथा एवरेस्ट का ही नाम है और इसे सागर माथा नेपाल में कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत समझ में आ रहे होंगे और इम्पोर्टेंट है, इसलिए अब लास्ट तक बने रहिएगा, टेस्ट दीजिए। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैंने सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड लिए हैं, ठीक है। तो नाथुला दर्रा जो है आपका आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में क्या है दोस्तों कि नाथुला दर्रा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 5वें नंबर का देखेंगे। आपके अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद की बात हो रही है, ये आपके राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद इससे संबंधित है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल आपका 110, ठीक है। 110 यानी अनुच्छेद 110 यानी आर्टिकल 110 में आपका ये वर्णित है कि धन विधेयक की परिभाषा जो होती है वो आपके अनुच्छेद 110 में वर्णित है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके 6ठे नंबर का कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। अब देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार का जो शोक है दोस्तों वो आपके कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। तो यहाँ जो विकल्प आपका बी होगा यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर जो आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप आमंत्रित रहेंगे। और आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो मैंने शुरू में ही आपको नंबर दे दिया है, इस पर आप हाई करके और अपना नाम लिख के हमें बताएंगे, इसी हिसाब से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए, ये तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है दोस्तों आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद्र की स्मृति में ये राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद्र को आप लोग जानते होंगे क्योंकि हॉकी के जादूगर थे, ठीक है। तो 29 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष होता है। हो गए कन्फ्यूजन? हाँ, तो ये जानिए कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है इसका कार्यकाल 4 ही वर्ष का होता है, न कि 5, न कि 6, न कि 3, न कि 2, सिर्फ 4।
चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौसा का युद्ध कब हुआ था। अब देखिए युद्ध से यानी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए चौसा का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, इसका क्या परिणाम हुआ। तो देखिए सबसे पहले 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। सबसे पहले ये जानिए किसके किसके बीच हुआ। तो हुमायूं यानी मुगल शासक हुमायूं था और सूर्यवंश का संस्थापक या शासक जो था शेरशाह सूरी, इसके बीच हुआ। परिणाम ये हुआ कि 1539 में जो आपका चौसा का युद्ध हुआ, इसमें हुमायूं जो है बुरी तरह से पराजित हुआ। ठीक है, तो जब पराजित हुआ तो शेरशाह सूरी इसमें विजय को प्राप्त कर गया। इसके बाद एक और युद्ध हुआ 1540 में, जिसमें हुमायूं हार गया और उसके बाद वो भारत छोड़ के भाग गया। ठीक है, तो 1539 में आपका चौसा का युद्ध हुआ था मित्रों। अगला है 10वें नंबर का क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। अब देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। इस समय अंग्रेजों की एंट्री हो चुकी है। तो बक्सर का युद्ध अगर जो देखेंगे तो 1764 को हुआ था। तो 1764 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 11 नंबर का, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जल्दी जल्दी क्विज कराने हैं तो आप एकदम फास्ट बने रहिए। डेली आपको 11 बजे को क्लास दे दी जाएगी दोस्तों और एकदम फ्री में दी जाएगी। कोई फ्री कॉस्ट रुपये नहीं है, इसमें कोई भी 1 रुपये का शुल्क नहीं है दोस्तों। तो आप फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो तो बस हमारे वीडियो को बने रहिए, आप टाइमली बने रहिए। क्वेश्चन जो भी हैं पीडीएफ में दे दूंगा, आप नंबर अपना सेंड करेंगे हाई करके और अपना नाम लिख के, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो देख के। ठीक है दोस्तों, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको फ़ायदाएँ बहुत होगी। क्योंकि अभी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो रहा है, कई शिफ्टों में हमारे जो एसएससी जीडी का बैच चल रहा था उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। लगभग 60% लोग 60% जो क्वेश्चन थे हमारे सभी वीडियो से ही आए हैं। हर एक शिफ्ट में भी क्वेश्चन है 2 4 5 ऐसे करके जीएस से। ठीक है, तो अगर जो आप थोड़ा सा भी एक अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रित है तो हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया क्वेश्चन बैंक के साथ मैं आपको बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। और आपका एग्ज़ाम में ज़रूर ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, ये तो एकदम है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ विकल्प जो आपका सी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सभी लोग तो यही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने ज़्यादा बकवास करने की वजह से कम समय में आपको एकदम माइंडली वो कर देते हैं। ठीक है, चलिए 12वें नंबर का प्रश्न ये है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। अब यहाँ देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो आपका औरंगजेब है, औरंगजेब औरंगजेब को जो है कि आलमगीर कहा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक, इसे ही जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला है 13 नंबर का कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सभी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिया हूँ दोस्तों, आपको एकदम भी नहीं लगेगा कि नहीं यह क्लास करने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा तो मज़ा नहीं आया। देखिए ज़्यादा बकवास करने को से बढ़िया है कि आपको कम समय में बढ़िया ज़्यादा से क्वेश्चन बैंक की तैयारी करा दी जाए ताकि आपको एकदम बढ़िया से हर एक चीज़ कवर हो जाए इसमें। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट के लिए ही मैं इस चैनल बनाया हूँ कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जीएस की। आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं और बढ़िया आपको इससे रेवेन्यू मिलेगी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसे भी जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। ठीक है, ठीक, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। तो आर्य समाज इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 14वें नंबर का कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो जो आपका मैकाले है, मैकाले ने क्या किया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो यहाँ विकल्प जो आपका बी होगा यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 15 नंबर का कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों। तो अशोक ने बनवाया था। अशोक किस वंश से संबंधित था दोस्तों, तो आपके मौर्य वंश से, बिंदुसार का पुत्र था ये। ठीक है, अशोक, तो अशोक महान हुआ और ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, संस्थापक सॉरी कर मौर्य साम्राज्य का शासक था। और ये बहुत सारे ये तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसके बाद है 16 नंबर का प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काराकोरम, काराकोरम दर्रा जो है मित्रों ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का, काराकोरम दर्रा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि और जो आप बढ़िया से इसको देखेंगे तब।
ठीक है। कोयनाबाद किस राज्य में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कोयनाबाद आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका विकल्प जो आपका ए होगा यह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि कोयनाबाद आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए जल्दी जल्दी से हमें क्वेश्चन देखने हैं क्योंकि समय कम है। संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो संसद का सदस्य बनने के लिए एक निर्धारित आयु 25 वर्ष तक आप हैं तो संसद के सदस्य बन सकते हैं। 25 वर्ष के हैं तो आप लोकसभा के मान के चलिए कि सदस्य बन सकते हैं क्योंकि राज्यसभा में 30 वर्ष है, ठीक है। तो एक सदन का तो आप बन ही सकते हैं। तो यहाँ विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला है 19 नंबर का, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो मित्रों योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। यानी भारत के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में रहेंगे वही योजना आयोग के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वें नंबर का, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ विकल्प जो आपका डी होगा यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है तो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देता है। तो इसका भी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रपति की राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का दोस्तों कि असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है। अब देखिए आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन आ चुका है। तो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आपके जगदीश मुखी। यहाँ विकल्प जो आपका बी होगा यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 23 नंबर का कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की जो बात करेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। तो यहाँ विकल्प आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है कि श्री बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं। देखिए बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये आपके पंजाब राज्य के वर्तमान गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। तो यहाँ डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ आपका हेमंत सोरेन हो जाएगा, ठीक है। हेमंत सोरेन आपके जो झारखंड राज्य है यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और एक बात और आपके लिए आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए आपका ये प्रश्न है, आपके ऊपर छोड़ के मैं जा रहा हूँ। आप कमेंट करके हमें जल्दी से बताइएगा कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। तो चलिए मित्रों आज के लिए बस इतना ही। रात 8 बजे हमसे जुड़िए स्टैटिक जीके के लिए। थैंक यू सो मच।